अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक 7.2 का तीसरा टॉपिक फ्राडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो फ्राडे ने कुल मिला के 2 लॉ दिए हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के हवाले से। तो इन इलेक्ट्रोलाइसिस के लॉज में फ्राडे ने क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को डिस्कस किया है, यानी कि कितने अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी या चार्जेस पास करने पर कितने अमाउंट में, ठीक है, कोई सा सब्सटेंस जो है इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होगा या किसी इलेक्ट्रोड से क्या होगा बेटा, लिबरेट होगा। ठीक है, आइए इसको पढ़ते हैं, बात को समझते हैं क्या कहते हैं भाई। तो फ्राडे ने क्या किया था बेटा, माइकल फ्राडे स्टडीड द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। कौन सा एस्पेक्ट स्टडी किया बेटा, क्वांटिटेटिव। ठीक है, यानी कितने क्वांटिटी में कोई सा सब्सटेंस इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट या लिबरेट होगा। क्लियर। ही ऑब्जर्व दैट there exists a definite relationship between the amounts of product deposited or liberated at electrode। तो उसने ऑब्जर्व किया क्या है कि देयर एग्जिस्ट अ डेफिनेट रिलेशनशिप, कि इनके दरमियान एक रिलेशनशिप है। किसके दरमियान, बिटवीन द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड एंड द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड एंड द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज इन द प्रोसेस। तो हमने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा था बेटा, हमने अलग से जो टॉपिक पढ़ा था मोल्टन पोटेशियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलिसिस को हमने पढ़ा। ठीक है, जिसमें आपको मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ाया कि ये क्या है बेटा, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इसमें दो आपके पास क्या लगे हैं बेटा, इलेक्ट्रोड लगेगा और ये बैटरी के सोर्स से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ओके। तो बैटरी के जो प्लस टर्मिनल से जुड़ा हुआ है वो क्या 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 कहलाता है बेटा, एनोड कहलाता है। ठीक है, एनोड पर क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन होता है, ये भी आपको पता है। ठीक है, और जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है वो क्या कहलाता है आपके पास, कैथोड। और कैथोड पर क्या होता है बेटा, रिडक्शन होता है। ठीक है, ये आप जानते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसमें क्या बेटा, मोल्टन पोटेशियम क्लोराइड मौजूद है, आप इसे समझ लें। तो जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो पॉजिटिव कैटाइन और एनाइन अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है। तो कैटाइन जो है वो आपके पास कैथोड की तरफ मूव करता है, और एनाइन यानी जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो बेटा एनोड की तरफ मूव करता है, और उसके नतीजे में केमिकल रिएक्शन होता है, रेडॉक्स रिएक्शन होता है। ठीक है ना। तो जब हम ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ रहे थे तो आपने देखा होगा जो क्लोराइड आयन था वो किस तरफ मूव कर रहा है बेटा, वो एनोड की तरफ मूव कर रहा था क्लोराइड आयन, और वहाँ पे जाके क्या कर रहा था बेटा, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, लूज कर रहा था। ठीक है ना। और एक और क्लोराइड आयन इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो फिर क्या बन जाता है बेटा, Cl2 गैस बन जाता है। ठीक है ना। तो इस इलेक्ट्रोड पर क्या हो रही है बेटा, क्या हो रही है, ये आपके पास क्या हो रही है, डिपोजिशन हो रही है। ठीक है ना। तो गैसेस क्या हो रही है, यहाँ पे आके डिपॉजिट हो रही हैं और फिर वो कलेक्ट कर ली जाएंगी। ठीक है ना, एक खास इलेक्ट्रोड पर हो रहा है। तो यही लॉ कहता है कि ही ऑब्जर्व दैट देयर एक्सिस्ट डेफिनेट रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड एंड द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा होगी तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो डिपॉजिट हो रहा है किसी भी इलेक्ट्रोड पर या रिमूव हो रहा है, तो उसके दरमियान एक ज़रूर ताल्लुक मौजूद है। और वो ताल्लुक मौजूद है जिसको फ्राडे ने एक रिलेशन के ज़रिए से समझाने की कोशिश की है, और इक्वेशन भी उसकी हमारे पास मौजूद है जो न्यूमेरिकल हल करने में काम आती है। लेकिन आपके पास किताब में कोई न्यूमेरिकल शामिल नहीं है फ्राडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का। ठीक है, तो कितने अमाउंट में जो है कोई प्रोडक्ट जो है वो डिपॉजिट होगी या लिबरेट होगी एक ख़ास अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, क्योंकि इससे पहले हमने इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस नहीं किया गया। ठीक है, तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले फ्राडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो फ्राडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या कहता है बेटा, द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, बात वही है, उसी को घुमा फिरा के लिखा गया है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड पर हो, डिपॉजिट हो या लिबरेट हो, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस से मतलब पता होना चाहिए आपको। ठीक है, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज द मास ऑफ एनी सब्सटेंस, द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को W से लिख रहे हैं। ठीक है, is directly proportional to the quantity of electricity in coulombs, quantity of electricity in coulombs, quantity of electricity in coulombs। तो किसके बराबर बेटा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मास ऑफ एनी सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम्स। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम्स पासिस थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। तो बेटा इस बैटरी में से क्या निकलेगा बेटा, कूलम चार्जेस निकलेंगे। ठीक है, बैटरी से क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। ठीक है ना, बैटरी से क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। ठीक है, अब उसी इलेक्ट्रॉन में अगर हमारे पास कितना हो बेटा, 6.24,
ठीक है ना, इधर देख लीजिएगा। अगर हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा, 6.24 मल्टीप्लाई 10 की पावर हमारे पास हो 18 इलेक्ट्रॉन, 6.24 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो कहता है, वो आपके पास कहलाता है बेटा 1 कूलम चार्ज। क्या कहलाता है बेटा, 1 कूलम चार्ज। तो मैं यहाँ सी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 1 कूलम चार्ज कहलाता है। ठीक है, अगर बैटरी से इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है कितना, 6.24 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब वो कितने किसके बराबर बेटा, 1 कूलम चार्ज के बराबर है। तो समझिए अगर 1 कूलम चार्ज जा रहा है, अगर इस बैटरी से कितने चार्ज जा रहा है बेटा, 1 कूलम चार्ज जा रहा है, तो मतलब वो इतने इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है। तो आप जानते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी कहता है। यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या चार्ज हो, बात वही है कि क्या है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी जा रही है। ठीक है ना। तो 6.24 एक्सपोनेंट 10 की और 18 इलेक्ट्रॉन बराबर है 1 कूलम के। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया देखिए, तो वेट ऑफ एनी सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कूलम चार्ज, टू द कूलम चार्ज। तो अगर चार्जेस ज़्यादा जाएंगे इस बैटरी से, अगर चार्जेस यहाँ पे ज़्यादा जाएंगे या यहाँ पे ज़्यादा जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, ठीक है, चार्जेस जैसे यहाँ पे ज़्यादा जाएंगे, तो क्या होगा बेटा, आपके पास जो प्रोडक्ट जो है वो डिपॉजिट या लिबरेट किसी भी इलेक्ट्रोड पर ज़्यादा होगा। तो जितना ज़्यादा चार्जेस जाएंगे उतने ज़्यादा क्या होगी बेटा, प्रोडक्ट बनेगा, या डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा। ठीक है ना। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब है ज़्यादा चार्ज। अगर इस इलेक्ट्रॉन को आप डबल कर दें, 6.24 को 2 से मल्टीप्लाई कर, तो चार्ज भी क्या हो जाएगा आपके पास, 2 कूलम हो जाएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कूलम के बारे में। ठीक है, कूलम क्या है बेटा, चार्ज की यूनिट है। तो आगे बढ़ते हैं हम, W प्रोपोर्शनल टू Q। तो Q जो है वो बराबर होता है हमारे पास I मल्टीप्लाई T। I का मतलब है बेटा आपके पास करंट, और T का मतलब है टाइम। ठीक है, तो करंट को किस तरीके से डिफाइन करते हैं बेटा, इसको देख लेते हैं। करंट को डिफाइन करते हैं बेटा, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, तो कूलम जितना कूलम 1 सेकंड में पास हो, जितना कूलम 1 सेकंड में पास हो, वो क्या कहलाता है बेटा, आपके पास करंट कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है बेटा, करंट। तो मिसाल के तौर पे अगर 1 कूलम पास हो रहा है, कितना कूलम पास हो रहा है बेटा, 1 कूलम पास हो रहा है 1 सेकंड में, 1 कूलम पास हो रहा है 1 सेकंड, तो वो कितना करंट होगा बेटा, वो करंट होगा 1 एम्पेयर। कितना होगा बेटा, 1 एम्पेयर। समझ में आ रही बात, ये कूलम पर सेकंड बराबर होगा एम्पेयर के। ठीक है, अगर सोचें 2 कूलम पास हो रहा है 1 सेकंड में, 2 कूलम चार्ज पास हो रहा है 1 सेकंड में, 2 कूलम चार्ज, ठीक है ना, 2 कूलम चार्ज, 2 कूलम चार्ज पास हो बेटा 1 सेकंड में, तो कितना एम्पेयर होगा ये, तो ये एम्पेयर होगा आपके पास 2 एम्पेयर करंट। क्या होगा, 2 एम्पेयर करंट। तो अभी हम यहाँ पे 1 को ही रखते हैं, आगे देखिएगा क्या होता है। ठीक है ना, तो करंट क्या है बेटा, बराबर I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। यानी अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में पास होगा तो 1 एम्पेयर का करंट होगा, 2 कूलम 1 सेकंड में पास होगा तो 2 एम्पेयर का करंट, 3 कूलम 1 सेकंड में पास होगा तो आपके पास 3 एम्पेयर करंट। अगर 4 कूलम 1 सेकंड में पास होता है तो 4 एम्पेयर का करंट, 5 कूलम 1 सेकंड में पास होता है तो 5 एम्पेयर का करंट। ठीक है, तो इसी को हम क्या करते हैं बेटा, अरेंज करते हैं। ठीक है, ओके, तो इधर क्या है बेटा, इसको आप इस तरीके से दें, इसको उधर भेज दें, तो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई T, Q इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई T। तो Q बराबर होता है बेटा I T के। ठीक है ना, Q बराबर होता है I T के। अब इसको भी देख लें आप ज़रा। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल आएगी इसको समझने में, लेकिन आप इसे लेके बैठे समझे। ये आपके कोर्स से ऐसा नहीं है, वैसे तो ये दिया हुआ नहीं, लेकिन समझना ज़रूरी है फ्राडे इलेक्ट्रोलाइसिस को समझने के लिए। ठीक है, तो बेटा ये I T है, इस I का मतलब क्या है बेटा, करंट है। I का मतलब क्या है बेटा, करंट। ठीक है, यानी एम्पेयर। ठीक है, अगर सोचे 1 एम्पेयर करंट पास हो रहा है, 1 एम्पेयर करंट पास हो रहा है बेटा 1 सेकंड में, 1 एम्पेयर करंट पास हो रहा है 1 सेकंड में, तो बताएं ये कितना कूलम होगा, कितना कूलम होगा भाई, तो ये कूलम होगा आपके पास 1 कूलम। कितना होगा आपके पास, 1 कूलम। समझ में आ रही बात। अगर सोचें आपके पास पास हो रहा है 2 एम्पेयर करंट 1 सेकंड में, 2 एम्पेयर करंट पास हो रहा है कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, तो आप बताएं तो ये कितना कूलम चार्ज होगा, 2 कूलम चार्ज होगा। अगर आपके पास 5 एम्पेयर करंट पास हो रहा है 1 सेकंड में, तो बताएं कितना कूलम चार्ज होगा बेटा, आपके पास 5 कूलम चार्ज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप बात समझ गए कि भाई जब इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये बराबर होता है बेटा 1 कूलम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बेटा, 1 कूलम के। ठीक है, क्लियर है। और करंट को हमने डिफाइन किया कि अगर 1 कूलम 1 सेकंड में पास हो रहा हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा बेटा, 1 एम्पेयर करंट कहलाएगा। ठीक है, फिर हमने इसको अरेंज किया, Q इज इक्वल टू आई टी लिखा, तो Q इज इक्वल टू आई टी का मतलब क्या बेटा, एम्पेयर इंटू सेकंड। यानी अगर 1 एम्पेयर करंट 1 सेकंड में पास हो रहा है तो वो कितना चार्ज कहलाएगा बेटा, 1 कूलम चार्ज कहलाएगा। ठीक है ना, अगर 2 एम्पेयर करंट 1 सेकंड में पास हो रहा है
ठीक है, 2 एम्पेयर पास हो रहा है 1 सेकंड में तो वो 2 कूलम चार्ज कहलाएगा। अगर 5 एम्पेयर 1 सेकंड में पास हो रहा है तो वो 5 कूलम कहलाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक और देखिए, अगर 5 एम्पेयर करंट पास होता है 5 सेकंड तक, ठीक है ना, 5 एम्पेयर करंट जो होता है पास होता है बेटा 5 सेकंड तक, तो बताएं कितना कूलम चार्ज हो जाएगा। 5 5 25, 5 5 25, ये हो जाएगा आपके पास 25 कूलम चार्ज। ठीक है, तो खैर इसको देख लिए आप। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने बताया कि द अमाउंट ऑफ एन सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम्स। तो ये रिलेशन हमने लिख दिया। अब इस रिलेशन को हमने आगे एक्सटेंड किया। Q बराबर होता है बेटा आई टी के, Q बराबर होता है आई टी के। ठीक है, अगला स्टेप क्या आएगा बेटा, प्रोपोर्शनल हटाएंगे और कांस्टेंट लगाएंगे। प्रोपोर्शनल हटता है तो इज इक्वल टू लगता है, और क्या लगता है बेटा, एक कांस्टेंट लगता है। तो इसका कांस्टेंट हमारे पास है Z, जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और बाकी तमाम चीज़ें ऐसे ही लिखा देंगी ZIT। ठीक है, आपकी किताब में ZAT लिखा हुआ है, लेकिन एम्पियर जो है वो करंट की यूनिट है, और जो करंट का जो सिंबल है वो I है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे ये लिखा है। तो यहाँ पे क्या है बेटा, हमारे पास जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो डिपॉजिट होगा किसी भी इलेक्ट्रोड पर, वो इस फॉर्मूले से हम मालूम कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको अगर न्यूमेरिकल दिया जाता है तो उसमें आपको करंट दिया जाएगा, और जो करंट जो है वो कितने टाइम के लिए पास हुआ वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, और आपको Z यानी केमिकल इक्विवेलेंट दिया जाएगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट आपको दिया जाएगा। उन तीनों वैल्यूज़ को आप इसमें रख कर आसानी से क्या मालूम कर सकते हैं बेटा, वेट ऑफ सब्सटेंस मालूम कर सकते हैं, या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मालूम कर सकते हैं कि वो कितना डिपॉजिट होगा। ठीक है, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, ये करंट है, और ये करंट कितने देर के लिए पास हुआ, एम्पेयर करंट, ये वो है। ठीक है, तो ये फार्मूला आपके पास मौजूद है। ठीक है, इसके अलावा एक और कंडीशन देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता क्या है। तो क्या, इफ़ I इज इक्वल टू 1, ठीक है, इफ़ I इज इक्वल टू 1 और T इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर करंट पास हो रहा है 1 एम्पेयर का, और टाइम भी जो है वो कितना है बेटा, 1 सेकंड है। ठीक है, तो क्या होगा देख लें। तो W इज इक्वल टू Z, I में आ जाएगा 1, T में आ जाएगा 1, तो आपके पास ये बचेगा W इज इक्वल टू Z। तो ये क्या है बेटा, आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट इज पास फॉर 1 सेकंड। ठीक है, तो ये आपको बताएगा कि कितने अमाउंट में जो सब्सटेंस है इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हुआ है या लिबरेट हुआ है जब 1 एम्पियर करंट पास किया गया 1 सेकंड के लिए। ठीक है, तो यही आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, और हर सब्सटेंस की इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट अलग अलग होती है। ठीक है ना, हर सब्सटेंस की इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट अलग अलग होती हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की क्या निकालना चाहें बेटा, यूनिट निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं। तो फार्मूला देखिए क्या लिखा है, W इज इक्वल टू ZIT। ठीक है, तो इसमें आप Z को अलग कर लें। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, Z अलग करेंगे तो ये W को भेज दें IT के नीचे, वो IT को भेज दें W के नीचे। ठीक है ना, और T आपको स्मॉल लिखना है टाइम के लिए। अब इस फॉर्मूले से आप यूनिट निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो W क्या है बेटा आपके पास, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो उसकी जगह आप ग्राम लिख दें। और IT के लिए क्या लिखाएगा आपके पास, एम्पेयर इंटू सेकेंड। ठीक है ना, अब हम जानते हैं कि IT किसके बराबर है बेटा, कूलम के। IT किसके बराबर है, कूलम के। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, कूलम लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है बेटा आपके पास, कूलम। तो इसको आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं C, तो ग्राम पर कूलम। तो ये किसकी यूनिट है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की यूनिट है, ग्राम पर कूलम। समझ में आ रही बात, कितना ग्राम डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पर 1 कूलम करंट पास करने पर। ठीक है ना, कितने ग्राम सब्सटेंस जो है वो इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगा 1 कूलम करंट पास करने पर। ठीक है, ऐसे इसी की SI यूनिट ही मौजूद है, वो क्या होगी बेटा आपके पास, ग्राम की जगह किलोग्राम आ जाएगा, और वो क्या आ जाएगा बेटा, नीचे कूलम होगा। ये किस में बेटा, SI यूनिट में है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की यूनिट। ठीक है, लेकिन ये सब चीज़ें मौजूद नहीं थी जो पता होनी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें मौजूद थी जो मैंने आपको बताई। तो उम्मीद करते हैं आपको तमाम बातें क्लियर हो गई होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।